नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए अपन ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता जैसे टॉपिक को कंप्लीट किया है। उसके बाद में परंपरागत अवधारणाओं में अपन चल रहे हैं। परंपरागत अवधारणाओं में पहला टॉपिक था उदारवाद। उसमें अपन ने लास्ट 2 वीडियोस बनाए हैं मैंने, एक सकारात्मक उदारवाद पर, एक नकारात्मक उदारवाद पर। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक परंपरागत उदारवाद है जिसे अपन नकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा सकारात्मक उदारवाद है जो आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण उदारवाद का होता है जो समकालीन उदारवाद कहा जाता है, जिसमें स्वेच्छातंत्रवादी और समतावादी आते हैं। स्वेच्छातंत्रवादियों के लिए स्वतंत्रता के साथ मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। और समतावादी जो जॉन रॉल्स हैं उनके अनुसार समानता क्या है, अवसर की समानता की बात करते हैं। वो वीडियो मैंने समानता के साथ में बनाया है, ये आप देख सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक अनुदारवाद पर। ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि अनुदारवाद उदारवाद का विपरीत नहीं है। अनुदारवाद ऐसी परिस्थितियों में आया था, आप एक सिचुएशन समझना, एक परिस्थिति समझना कि 18वीं सदी में ये आता है। इस समय का माहौल है कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति यानी पूंजीवाद को बचाने का काम करता है उदारवाद, ये अपन जानते हैं। अब जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, जब जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई, व्यापारी वर्ग पनपा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई कि एक अपन थोड़ा सा और बैक में जाके जाएंगे तो और अच्छे से अपने को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले चेतना जागृत होती है, यानी मध्यकाल चल रहा है जहाँ पे चर्च की सत्ता है। इस सीक्वेंस में है, समझना आप, जहाँ पे चर्च की सत्ता है। इस चर्च की सत्ता जो अंधविश्वास पर आधारित है, रूढ़िवादी पर आधारित है, परंपरागत पर आधारित है, इस चर्च की सत्ता का लोप होता है पुनर्जागरण के साथ, जब लोगों में चेतना आती है, जिसमें चेतना का मतलब यहाँ है कि विवेक की शक्ति आती है व्यक्ति में, स्वयं वह विचार करने लगता है। पुनर्जागरण से जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो चर्च की सत्ता लोप हो जाती है। पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। प्रोटेस्टेंट आ जाता है कैथोलिक की जगह पे। अब जब धर्म सुधार होता है तो उसके बाद में आता है प्रबोधन, मतलब ज्ञान का उदय होता है प्रबोधन में। ज्ञान का उदय किस रूप में? ये ज्ञानोदय काल है, प्रबोधन का काल है, जहाँ पर नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। विज्ञान हर दिन एक नई प्रगति की राह पर चल रहा है। फलस्वरूप जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया जाता है, जो कि देश और दुनिया में क्रांति ला देता है। तो पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार के बाद प्रबोधन, ज्ञानोदय, इसके बाद में औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लगते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। लेकिन यहाँ पर जो परंपरागत चली आ रही चर्च की सत्ता समाप्त, निरंकुश राजाओं का शासन बदलने लगता है, या यूँ कहो राजतंत्र के विरोध में आंदोलन होने लगते हैं। स्थिति को समझिए, आप अनुदारवाद समझ पाएंगे, रूढ़िवाद समझ पाएंगे, कंडीशन समझिए। निरंकुश शासक, यहाँ पे राजतंत्र, यहाँ पे जनता जो सीधी सादी भोली भाली जनता है, जिसको न ऊदों से लेना है न मादों को देना है, उसको भी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो हर जगह पे असंतोष ही असंतोष था। तो एक नया विचार यहाँ पे उभर करके आता है। देखिए, उदारवाद आया था औद्योगिक क्रांति में, जिसने उद्योगों को बचाया, पूंजीपतियों को बचाया, पूंजीवाद की रक्षा की। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही थी चर्च में। चर्च असंतोष, राजा असंतोष, राजतंत्र गया, जनता असंतोष। तो चारों तरफ जब असंतोष ही असंतोष का माहौल है, तो ऐसे समय में एक विचारक आता है बर्क का काल ऐसा काल है जो लगभग पूरी 18वीं सदी उसने देखी है, जिसमें हर जगह पे असंतोष था। तो बर्क कहता है कि ये जो व्यवस्था है ये बढ़िया है,
तो अनुदारवादी जो हैं, जिन्हें रूढ़िवादी भी कहा जाता है, कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेटिव्स ये मानते हैं कि जो व्यवस्था है ना वो बढ़िया है, वो अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आप व्यवस्था को बदलना चाहते हो, आपको लगता है कि मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बना देंगे, तो समाज कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, हमेशा इसमें कमियां बनी रहेंगी और हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार एक सीमित मात्रा में किया जा सकता है। तो सीमित सुधार किया जा सकता है, आप एकदम से आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा देने वाला जो सिद्धांत आया उसे कहा जाता है अनुदारवाद, रूढ़िवाद। आई होप अब आप क्लियर समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ में आया हो तो वापस रिवाइंड कीजिए और इसको समझिए। ये जब तक समझ में नहीं आएगा आगे की बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए पहले आप ये समझिए। अब अपन आगे चलते हैं। अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे रूढ़िवाद का स्वरूप क्या है, रूढ़िवाद और उदारवाद क्या एक ही है, एक नहीं है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, अनुदारवाद उदारवाद में डिफरेंस क्या है, अनुदारवाद पर बर्क के क्या विचार हैं, और समकालीन एक विचारक हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, उनके क्या विचार हैं। फिर एक नवरूढ़िवाद और आ जाता है, तो नवरूढ़िवाद के मेनली अपने वो विचारक ही देखने हैं। थोड़ा सा अंतर आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि अनुदारवाद की जो परंपरागत यानी जो रूढ़िवाद है वो भी सीमित सुधार ही चाहता है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहता है। लेकिन वर्तमान का जो नवरूढ़िवाद है इसमें क्या है, जैसे वर्तमान में ऐसी विचारधाराएं आ गई हैं, लोकतंत्र आ गया है, पूंजीवाद आ गया है, उदारवाद आ गया, तो इनका विरोध करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नव उदारवादी वो ये कहते हैं कि व्यवस्था तो हमेशा बदलेगी, तो उनका विरोध करते हैं। अब अपन देखते हैं क्या रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी एक ही हैं, एक नहीं है, तो क्या अंतर है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है रूढ़िवादी भी बदलाव चाहते हैं, प्रतिक्रियावादी भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी बदलाव चाहते हैं सीमित सुधार, धीरे धीरे सीमित सुधार चाहते हैं, जबकि प्रतिक्रियावादी आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, सब कुछ एक ही दिन में बदल दिया जाए, ये चाहते हैं। यानी एक उदाहरण से मैं समझाऊं आपको, क्या कंसेप्ट समझने के लिए है। रूढ़िवादी धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। आज जैसे अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो बुफे सिस्टम जो चलता है, जिसको अपन बफर सिस्टम बोलते हैं, सही वर्ड उसका बुफे है। जो बुफे सिस्टम चलता है ये एकदम से नहीं आया। पहले जब अपन नीचे पंगत बिछा कर के जिमाया जाता था शादी ब्याह के अंदर, तो उस पंगत से फिर बाद में टेबल कुर्सी के ऊपर जिमाया जाने लगा, टेबल कुर्सी चेयर डालने लगी, डाइनिंग टेबल पर जिमाया जाने लगा। फिर बाद में जिमने का तरीका बदल गया, बुफे सिस्टम आ गया, तो लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर तो रूढ़िवादी चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, बुफे सिस्टम लाओ, लेकिन पहले जो पंगत पे जिम रहे हैं उनको टेबल कुर्सी पे लाओ, फिर बुफे सिस्टम। लेकिन प्रतिक्रियावादी क्या चाहते हैं कि पंगत से सीधा ही बुफे सिस्टम ले आओ आप। तो ये और अच्छी समझना है तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है रूढ़िवाद और उदारवाद। ध्यान देने की बात है कि अनुदारवादी आमूल परिवर्तनवादियों पर प्रहार करते हैं, न कि उदारवाद पर। यानी उदारवाद के विरोधी नहीं है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी इनका विरोध करते हैं जो आमूल परिवर्तन चाहते हैं। तो अंतर क्या है फिर उदारवादियों में? इनमें अंतर यह है उदारवादी राज्य को एक मशीन के रूप में देखते हैं। राज्य एक मशीन उदारवादियों के लिए, और जनता क्या है, पुर्जे हैं इस मशीन के। उदारवादियों के अनुसार राज्य मशीन है और इसके अंदर जो जनता रह रही है वो इसके पुर्जे हैं, तो इनको यूज में लीजिए। रूढ़िवादी राज्य को एक जीवित प्राणी मानते हैं और व्यक्ति उसके परस्पर आश्रित अंग हैं। ये जीवित प्राणी है राज्य, और राज्य के अंग हैं अनुदारवादियों के अनुसार। डिजाइली का एक कथन है कि समाज का आंगिक दृष्टिकोण ये मांग करता है कि पूर्व दृष्टांत का सम्मान किया जाए, प्रचलित विधि का पालन किया जाए और पुरानी परंपरा को कायम रखा जाए। फिर अपन बात करते हैं उदारवाद और रूढ़िवाद दोनों ही हित समूह हैं और स्वैच्छिक साहचर्यों के लिए आवश्यक होते हैं। हित समूह क्या होते हैं? ऐसे समूह होते हैं जो अपने हितों के लिए कार्य करवाते हैं, सरकार से कार्य करवाते हैं, अपने हित उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। वह राजनीति में नहीं जाते हैं लेकिन अपने हितों की सिद्धि करते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग एक हित समूह है, समाज में जो जाति संगठन बनते हैं वो भी हित समूह है। तो उदारवाद भी हित समूह का समर्थन करता है, रूढ़िवाद भी हित समूह का समर्थन करता है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उदारवाद ये कहता है
कि नए नए हित समूह बनने चाहिए, ये अच्छे होते हैं। जबकि रूढ़िवादी कहते हैं कि जो चले आ रहे हैं बस उन्हीं के अंदर समायोजन कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर नेक्स्ट, रूढ़िवाद विधिवत संस्थापित सत्ता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि जो विधिवत रूप से स्थापित संस्था है, चाहे वो निरंकुश शासन है, चाहे राजतंत्र शासन है, चाहे लोकतंत्र शासन है, उस सत्ता के प्रति, सत्ता का मतलब जिसको जनता ने मान रखा है, उसके प्रति सम्मान को मानते हैं। जबकि उदारवाद ये मानते हैं कि ये सशस्त्र आज्ञा पालन की बात करते हैं। जैसे आपको उदारवाद को समझना है तो जॉन लॉक को समझिए। आधा उदारवाद तो 70% तक का उदारवाद जॉन लॉक से क्लियर हो जाता है। उदारवाद सशर्त आज्ञा पालन चाहता है। देखिए सशर्त कैसे, ये जॉन लॉक का समाज है और इस जॉन लॉक के समाज में यह है शासक और यह है जनता। इस जनता के पास में 3 अधिकार देता है जॉन लॉक, 3 प्राकृतिक अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। इन तीनों अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व इस शासक का है। यदि ये शासक शर्त रखे उसके साथ में कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाएगी, अब यदि ये व्यक्ति, ये शासक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो ये जनता इसको हटा सकती है, अपदस्थ कर सकती है। तो शर्त हो गई ना इसके साथ में, शासक यानी राजा और जनता के बीच में शर्त हो चुकी है। तो सशर्त आज्ञा पालन की बात करता है कि आज्ञा का पालन करेगी जनता, लेकिन हमारी भी शर्त है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करनी होगी शासक को। नेक्स्ट है, उदारवादी अहस्तक्षेप सिद्धांत के आधार पर राज्य को सुरक्षात्मक कार्य देना चाहते हैं। आप उदारवाद वाला वीडियो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उदारवादी अहस्तक्षेप सिद्धांत के आधार पर राज्य को सुरक्षात्मक कार्य देना चाहते हैं। केवल सुरक्षात्मक कार्य करे, बाकी के कार्य व्यक्ति खुद कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि व्यक्ति में विवेक आ चुका है। तो विवेक का मतलब कि सोचने समझने की शक्ति आ गई। मुझे पता है कि मेरा भला किस चीज़ में है, मेरा बुरा किस चीज़ में है, तो सुरक्षात्मक कार्य करे राज्य। लेकिन रूढ़िवादी ये कहते हैं कि वंचित जो वर्ग है उसके कल्याण के लिए भी राज्य को कार्य करना चाहिए। यानी रूढ़िवादी सुरक्षात्मक के साथ साथ सुधारात्मक कार्य भी चाहते हैं, जबकि यहाँ पर उदारवादी अहस्तक्षेप लेसेज फेयर की बात करते हैं। लेकिन वे वंचित वर्गों के कल्याण का हित तो चाहते हैं, कल्याण तो चाहते हैं अनुदारवादी, लेकिन राज्य के अत्यधिक विस्तार का विरोध भी करते हैं। यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य जैसी विस्तृत भूमिका का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं सीमित मात्रा में, लेकिन एकदम से पूरा कल्याणकारी राज्य बन जाए ये गलत है। फिर अपन बात करते हैं अनुदारवाद। रूढ़िवादी व्यवस्था, अब आया अनुदारवाद। अभी अपन ने देखा है अनुदारवाद के बारे में कि अनुदारवाद प्रतिक्रियावाद में क्या अंतर है, अनुदारवाद क्या उदारवाद है। लेकिन अब आता है मेन टॉपिक अनुदारवाद। रूढ़िवादी व्यवस्था प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। आमूलचूल परिवर्तन के स्थान पर कैसा परिवर्तन चाहती है? सीमित सुधार चाहती है। समर्थक, देखिए समर्थकों में प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु भी जो यथास्थिति थी उसी को बनाए रखना चाहता था, या यूं कहो कि उसमें धीरे धीरे सुधार चाहता था, एकदम से नहीं। आधुनिक युग में रूढ़िवाद का अग्रदूत माना जाता है डेविड ह्यूम को। डेविड ह्यूम एक दार्शनिक था, अनुभववादी था। लॉक और बर्कले ने जो सिद्धांत दिए थे अनुभववाद के, अनुभववाद का मतलब है कि ज्ञान जो है वो अनुभव से आता है, व्यक्ति अनुभव से सीखता है। आग में हाथ लगेगा तो उसे पता चलेगा कि आग में हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे हाथ जल सकता है। तो इस अनुभववाद को चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था डेविड ह्यूम ने। तो रूढ़िवाद का अग्रदूत है। इसका भी काल देखिए आप, वो 18वीं सदी, औद्योगिक क्रांति पनप रही है, जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं, जनता में असंतोष है, सत्ता में असंतोष है, दोनों में आपस में विवाद है। लेकिन आधुनिक बौद्धिक रूढ़िवाद का मूल प्रवर्तक है बर्ग, ये भी 18वीं सदी में। रूढ़िवाद का प्रमुख अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन एडम्स। अमेरिका में रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया जॉन एडम्स ने। जबकि औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन में हुई तो ऑब्वियसली
उदारवाद भी ब्रिटेन में ही आएगा, अनुदारवाद भी सबसे पहले ब्रिटेन में आएगा क्योंकि असंतोष भी वहीं पे पनपेगा। तो और अमेरिका में इसको दिया जॉन एडम्स ने बढ़ावा दिया। ब्रिटिश रूढ़िवादी दार्शनिकों में अन्य विचारक हैं सैमुअल टेलर कोलरिज, बेंजामिन डिज़ायरी। अब इन सब का काल देखिए आप 18वीं 19वीं शताब्दी है। लेकिन समकालीन विचारकों में यानी 20वीं शताब्दी में भी एक ऐसा विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड, जो कि वापस रूढ़िवाद की बात करता है। जब एक्चुअल में इसका काल आप देखोगे ना 1901 से 1990 है, और इसने अपनी बुक लिखी थी एक, आगे आएगी वो, तो वो भी ऐसे समय में लिखी थी जब काफ़ी असंतोष हो रहा था। इसलिए कहता है कि जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बढ़िया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, चारों तरफ अशांति है, तब ये इस बात को सिद्धांत को देता है। तो एक क्वेश्चन आता है अपने कि ऐसे कौन से विचारक हैं जो आधुनिक युग में हैं, यानी आधुनिक युग का मतलब है जिनको अपन समकालीन राजनीतिक विचारक बोलते हैं, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। ऐसे सिद्धांत को कंटेम्प्रेरी माना गया है, समकालीन माना गया है, जो 1970 के बाद में यानी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बाद में विकसित हुए हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से विचारक हैं जो आधुनिक युग में हैं, समकालीन युग में हैं, लेकिन वापस उस परंपरागत की ओर जाना चाहते हैं। तो इनमें प्रमुख नाम है, एक तो ये माइकल ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। तो ऐसे प्रमुख विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड, इरेक वोगलिन, हन्ना ओरेंट, ये प्रमुख विचारक हैं जो समकालीन युग में होते हुए भी वापस उसी परंपरागत की तरफ जाना चाहते हैं। आगे चलते हैं अपन। रूढ़िवाद की विशेषताएं क्या हैं, इसके क्या बेसेज हैं, आधार क्या हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं। एच स्टुअर्ट ह्यूज की एक कोटेशन है कि रूढ़िवाद विचारधारा का निषेध है। वास्तव में विचारधारा नहीं है, विचारधाराओं का निषेध है। मूल मान्यता है कि कोई मनुष्य या समाज सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। ये इसका बेस है कि समाज सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। अतः सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए सामाजिक जीवन में उथल पुथल मचाना निरर्थक है। 3 पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन किए मैंने कि समाज सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो इनके जीवन में उथल पुथल मचाना, सामाजिक जीवन में उथल पुथल मचाना निरर्थक है। अगला पॉइंट है, यदि ऐसा किया जाता है कि एकदम से आप परिवर्तन लाना चाहते हो, ऐसा किया जाता है तो फिर स्वतंत्रता और सत्ता में तनाव बना रहता है। यही सिचुएशन रही उस काल में 18वीं सदी में मान लीजिए, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मान लीजिए, जब माइकल ऑक्सफोर्ड ने विचार दिया। रूढ़िवादी संपत्ति की संस्था को विशेष महत्व देते हैं, संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। ये संपत्ति का मतलब यहाँ पे भूमि से था उस समय, कि संपत्ति की संस्था को विशेष महत्व देते हैं और आर्थिक विषमता जो है उसको भी जारी रखना चाहते हैं। यानी क्यों रखना चाहते हैं, इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये शांति चाहते हैं कि कैसे भी शांति बनी रहे। तो संपत्ति की संस्था को विशेष महत्व देते हैं और आर्थिक विषमता जो बनी है उसको भी जारी रखना चाहते हैं। व्यक्तिगत संपदा का समर्थन करते हैं कि जिसके पास में ज़्यादा संपत्ति है उसके पास में ज़्यादा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम है कम रहने दो, लेकिन व्यक्तिगत जिसकी जो है वो संपत्ति उसके पास ही रहे। ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जो मानव जाति की पुरानी उपलब्धियों के साथ एकाकार हो जाए। निष्कर्षतः कहा जाए तो रूढ़िवादी अनुदारवादी समाज की तुलना वटवृक्ष से करते हैं। इस वटवृक्ष के पत्ते और शाखाओं में तो काट छांट की जा सकती है, लेकिन उसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आता है एडमंड बर्ग का विचार। मुख्य बौद्धिक विचारक है एडमंड बर्ग रूढ़िवाद का, यानी रूढ़िवाद का प्रमुख बौद्धिक विचारक एडमंड बर्ग। ब्रिटेन यानी उदारवाद भी ब्रिटेन में आता है, और उदारवाद का विरोध मान लीजिए या अनुदारवाद मान लीजिए, एडमंड बर्ग वो भी ब्रिटेन में ही होता है। बर्ग का जीवन काल 18वीं सदी है, जो कि भारी उथल पुथल का दौर है। इस काल में जहां एक और औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक जीवन में बदलाव आया, वहीं दूसरी ओर ज्ञानोदय के प्रभाव से, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर आपको समझा दी है, ज्ञानोदय से प्रभाव से तर्क बुद्धि का वर्चस्व स्थापित हो गया। फ्रांसीसी क्रांति ने 1789 में प्रचलित संस्थाओं को तहस नहस कर दिया। लोक के सिद्धांतों के आधार पर ही फ्रांस में क्रांति हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है ये। अब
बर्क अपनी बुक लिखता है फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। कब लिखता है? 1790 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। और बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिसेंट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, फ्रांस की नवीन क्रांति की समीक्षा। 1790 में ये बुक आती है और 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। बर्क के अनुसार मानव समाज का वर्तमान रूप ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, यानी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस परिवर्तन में दो चीज़ों में परिवर्तन होता है, एक तो मानव के व्यवहार में परिवर्तन और दूसरा सामाजिक संस्थाओं में। दोनों चीज़ें बदल जाती हैं कि मानव का व्यवहार बदलेगा और सामाजिक संस्थाएं बदल जाएंगी। अब इनमें सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार कैसे किया जाए? तो ये कुछ बातें बताता है सुधार के लिए कि एक लोग प्रचलित परंपरा से सुधार किया जा सकता है, लेकिन प्रचलित परंपराओं में ये जो लोक ने सिद्धांत दिए प्राकृतिक दशा का, प्राकृतिक अधिकार का, सामाजिक अनुबंध का, ये निरर्थक है। दूसरा सुधार किया जा सकता है समाज की सूझबूझ से, न कि तथाकथित विवेक से। क्यों? क्योंकि बर्क का ये मानना है कि विवेक व्यक्ति में होता है और व्यक्ति ना समझ हो सकता है, लेकिन जाति समझदार होती है। जाति का मतलब समुदाय, समुदाय समझदार होता है। बहुत सारे लोग मिलकर के यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो संभावना है कि वो निर्णय गलत नहीं होगा, लेकिन अकेला व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। अपने युग में बर्क की ख्याति एक सुधारक के रूप में थी। हमें वर्तमान व्यवस्था में कोई सुधार इसलिए करना चाहिए ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। ये बर्क की कुछ कोटेशंस हैं जो इसके सिनेरियो को और स्पष्ट कर देगी आपको, आपके दिमाग में। जिस समाज में सुधार के साधन नहीं पाए जाते उसमें संरक्षण के साधन भी नहीं पाए जाते हैं। फिर बर्क का कहना है कि संरक्षण की प्रवृत्ति और सुधार की क्षमता, इन दोनों का संयोग मेरे विचार से राजमर्मज्ञ का आदर्श होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं समकालीन ब्रिटिश दार्शनिक माइकल ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड का जीवन काल है 20वीं सदी, और 20वीं सदी भी आप जानते हैं कि 1950 के बाद, या यूँ कहे कि पूरी 20वीं सदी उथल पुथल का दौर रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर, यूएसए के रूप में कोल्ड वॉर चला बहुत लंबे टाइम तक। तो यहाँ भी ऐसा विचार आया कि वापस हमें परंपरागत की तरफ लौट जाना चाहिए, वो व्यवस्थाएं ज़्यादा बढ़िया हैं जो व्यवस्था बनी हुई है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड भी एक रूढ़िवादी विचारक हैं। इनकी बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज, राजनीति में तर्क बुद्धि तथा अन्य निबंध। इनकी कोटेशन है कुछ कि राजनीति समाज की प्रचलित प्रथाओं की निकट जानकारी प्राप्त करके उनका अनुसरण करने वाली गतिविधि है। राजनीतिक गतिविधि का लक्ष्य राज्य की नाव को गतिमान रखना है, न कि धन संपदा या समृद्धि को बढ़ाना। यहाँ पे देखिए आप पूंजीवाद का विरोध, कि राजनीतिक गतिविधि राज्य केवल पूंजीवादियों के लिए नियम नहीं बनाए, बल्कि राज्य की नाव को गतिमान रखना इसका कार्य है, न कि धन संपदा या समृद्धि को बढ़ाना। राज्य की नाव तभी चल सकती है जब नियमों का पालन लाभदायक सुपरिचित हो, जिनमें बार बार फेरबदल नहीं किया जा सके। ऐसे नियम बनाए जाएं जो जल्दी जल्दी बदलाव नहीं हो। राजमर्मज्ञ का कार्य सबसे छोटी बुराई को चुनने की कला है। उपरोक्त दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए इंग्लैंड में स्त्री मताधिकार का उदाहरण देता है। स्त्री मताधिकार में क्या था इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार तो लेट मिला था, लेकिन माइकल ऑक्सफोर्ड का मानना है कि मताधिकार की व्यवस्था एकदम से नहीं आई। पहले स्त्री विवाह अधिनियम बने, विवाह अधिनियमों के बाद में थोड़े थोड़े अधिकार मिलने चालू हुए, फिर बाद में इनको मताधिकार दिया गया, एकदम से नहीं दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं इंग्लैंड में स्त्री मताधिकार का। फिर अपन बात करते हैं नवरूढ़िवाद। इसके समर्थक इम्पोर्टेंट हैं, और नवरूढ़िवाद विचारधारा में यही बात समझने की है कि वर्तमान में कुछ अमेरिकी ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि परिवर्तन तो होके रहेगा, ये तो होता है, नियम है ये तो कि परिवर्तन होगा। तब नवरूढ़िवाद आता है। इसके प्रमुख समर्थक हैं एरविन क्रिस्टल। ये ज़्यादातर अमेरिका ही हैं, क्योंकि ये जो नया सिद्धांत आया कि परिवर्तन तो होगा ही, सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है, ये सारी बातें अमेरिका में की जा रही हैं। तो ये विचारक भी अमेरिका में पनपे हैं। एरविन क्रिस्टल, डेनियल पैट्रिक मैनहाइन, नेथन ग्लेजर, डेनियल बेल। अमेरिकी उदारवादियों का ये मानना है कि समाज की प्रगति का कोई रोक नहीं सकता, समाज की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, सरकार विभिन्न समस्याओं को सुलझा सकती है। यानी कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो अमेरिकी उदारवादी हैं ये कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं कि समस्याओं को सरकार ही सुलझा सकती है। माइकल हैरिंगटन
ने उदारवादियों की इस अत्यधिक आशावादी मान्यता का खंडन किया है। माइकल हैरिंगटन एक रूढ़िवादी विचारक हैं, नवरूढ़िवादी विचारक हैं। तो माइकल हैरिंगटन का कहना है कि नवरूढ़िवाद शब्द के प्रयोग को इन्होंने बढ़ावा दिया है हैरिंगटन ने, और इनका कहना है कि ये बहुत ही आशावादी मान्यता है। नवरूढ़िवाद उदारवादियों, लोकतंत्र और आमूल परिवर्तनवादियों की मान्यताओं के प्रति प्रतिक्रिया का समुच्चय है। यानी एक प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया क्या चाहती है? प्रतिक्रिया जो तुरंत बदलाव देती है, अपन किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो है प्रतिक्रिया। तो नवरूढ़िवाद एक प्रकार से उदारवाद, लोकतंत्र और आमूल परिवर्तनवाद, इन जो वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं जो सत्ता में और जनता में तनाव बनाए रखती हैं, इनके खिलाफ प्रतिक्रियाओं का समुच्चय है। अमेरिका में नवरूढ़िवाद के पनपने का मुख्य कारण वहाँ अश्वेतों को दिया जाने वाला आरक्षण है। हुआ क्या कि रूढ़िवाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि राज्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रयास करे, तो यहाँ पे विशेष प्रयास किया, अश्वेतों के लिए विशेष प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर ये कहा गया, वहाँ पे विरोध हुआ, और विरोध होने पर नवरूढ़िवाद पनपा। एरविन क्रिस्टल की कोटेशन है, नवरूढ़िवाद ऐसा उदारवादी है जिसने यथार्थवाद का पाठ कंठस्थ कर लिया है। ये अनुदारवाद पर मैं वीडियो था, ये लेक्चर था, इसको आप समझ लेना। और मैं फिर जो बात हर बार दोहराता हूँ कि बुक्स ज़रूर पढ़ें, बुक से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन बहुत घुमा करके आने लग गए हैं। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।